हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन देखो, नस्ट इक्वेशन में क्या होता है। नस्ट इक्वेशन गिव अस रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। यह आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। किसी इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे नस्ट इक्वेशन गिव अस रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। अगर हम कोई इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करते हैं और इस इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करने में इसके कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, और यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं और प्रेशर 1 बार ले रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रोड और इसके पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये हमको मिलेगा नस्ट इक्वेशन से। तो आप लिख सकते हो इट gives us relation between standard electrode potential, या आपको E एंड E नॉट आप सेल के लिए कहोगे तो E सेल एंड E नॉट सेल, और इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा E इलेक्ट्रोड एंड E नॉट इलेक्ट्रोड। अब देखो, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस पे इन तीनों का इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का भी, कंसंट्रेशन का भी और टेम्परेचर का भी। तो आप कह सकते हो नस्ट इक्वेशन डिस्क्राइब्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नस्ट इक्वेशन क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन on electrode potential, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया, ये आप स्टैंडर्ड मत मानिए, इसको मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया जिंक रॉड और इसको डिप कर दिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड बन गया। अगर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं तो स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड बनता। अब स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, ये हम डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या करता है, ये बताता है दोनों में क्या रिलेशन है। नस्ट इक्वेशन है E इलेक्ट्रोड इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड माइनस RT बाई NF ln concentration of product by concentration of reactant of the redox reaction। जैसे इसको समझिए, अगर ये जिंक इलेक्ट्रोड है तो इसके लिए हाफ सेल का रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज जिंक गिव Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है। तो इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड का सिंबल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोड का सिंबल होगा Zn2 प्लस बाई Zn इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई Zn। यहाँ पे देखिए जिंक प्योर सॉलिड है तो इसको हम 1 कंसीडर करेंगे और इसको 1 कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा E Zn2 प्लस बाई Zn इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn माइनस RT बाई NF log Zn2 प्लस, क्योंकि Zn इज प्योर सॉलिड
और जब प्योर सॉलिड होता है तो इसकी कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 1। देन ए इक्वेशन हमको मिल जाएगा। Ln यहाँ पे नेचुरल लॉग है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन, F इज द फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट होता है, F की वैल्यू होती है 96500 कूलम। दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, F क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम इस लॉग को नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे, सॉरी लॉग 10 के बेस में चेंज करेंगे नेचुरल लॉग को, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन E Zn2 प्लस बाई Zn इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn माइनस RT बाई NF इंटू 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, ये इक्वेशन आपको मिलेगा। दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आप कह सकते हैं दिस इक्वेशन डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखे हैं, मतलब ये एक एनोड बनाया हमने। अगर इसके रिडक्शन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग हमको लिखना हो तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिख रहे हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होता है, ये होता है विद देयर पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे इन दोनों का पावर 1 है तो यहाँ पे कोई पावर रेज नहीं किया हमने, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा तो वो यहाँ पे पावर के फॉर्म में रेज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसके रिडक्शन के करस्पॉन्डिंग नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस गिव जिंक, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चेंज हो गए, तो ये इक्वेशन हो जाएगा E Zn2 प्लस बाई Zn इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn माइनस RT बाई NF इंटू 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ जिंक बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ये मिलेगा हमको, जिंक का कंसंट्रेशन 1 कंसिडर कर लिया तो ये हो गया नस्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखिए हमने आपको बताया था पहले ही कि इस दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जो सिंबल हमने लिखा है ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल है, और यहाँ पे जो लिखा हमने ये रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल है। तो जो भी हम फर्दर स्टडी करते हैं वो ओनली रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था उस सीरीज में ओनली रिडक्शन पोटेंशियल का स्टडी किया गया है। तो यहाँ पे जो हम आगे स्टडी करेंगे वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे होगा। तो इसलिए आपको जब नस्ट इक्वेशन जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मिलेगा तो ओनली इस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में अगर नस्ट इक्वेशन मिलता है तो दिस इज nust equation by using oxidation potential and this is nust equation by using reduction potential। हमको स्टडी करना है ऑन द बेसिस रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए नस्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया नस्ट इक्वेशन फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसे ही हम नस्ट इक्वेशन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बीकर दिया और बीकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 सोल्यूशन और इसमें हमने डिप कर दिया कॉपर रॉड को। यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। इसके करस्पॉन्डिंग हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा E Zn2 प्लस सॉरी Cu2 प्लस बाई Cu इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस बाई Cu माइनस RT बाई NF 2.303 log 1 बाई Cu2 प्लस। दिस इज नस्ट इक्वेशन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो सेल बन जाएगा, और इस सेल के लिए भी हम नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको इन दोनों को समझना पड़ेगा। इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसी फॉर्म में समझ लेते हैं फिर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये बनेगा एनोड और ये कैथोड।
ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके कोई सेल बनाया जाएगा तो उसमें जिंक एनोड होगा और कॉपर कैथोड होगा, ऑलरेडी हमें पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये एनोड बन गया और ये कैथोड बन गया। अब इस सेल का सेल पोटेंशियल हमको रिप्रेजेंट करना है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और दोनों में रिलेशन विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो कैसे होगा, देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। दिस मीन्स सेल पोटेंशियल इक्वल टू कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल होता है। दिस इज द फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए ए एनोड पोटेंशियल की वैल्यू है क्योंकि जिंक एनोड है, और ये है कैथोड पोटेंशियल की वैल्यू क्योंकि कॉपर कैथोड है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ई सेल इक्वल टू कॉपर कैथोड है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ये आपका हो गया सेल पोटेंशियल की वैल्यू। दोनों वैल्यू वहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए तो क्या वैल्यू मिलेगा आपको, देखिए आपको मिल जाएगा सेल पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट सी यू टू प्लस बाई सी यू माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू 2.303 log 1 by Cu2 plus। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैथोड पोटेंशियल। ऐसे ही आप एनोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा, दिस इज ई नॉट जेड एन टू प्लस बाई जेड एन माइनस आर टी बाई एन एफ 2.303 log 1 by जेड एन टू प्लस। दिस इज वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल। अब यहाँ से आप स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल को कॉमन कर दीजिए तो कॉमन हो क्या हो जाएगा, ये ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सी यू टू प्लस बाई सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस बाई जेड एन। ये हमने कॉमन कर लिया। देन यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये बच गया आर टी बाई एन एफ इंटू 2.303। दिस इज आल्सो कॉमन। अब आप लॉग के बाद वाला पार्ट को देखिए, ये हो जाएगा लॉग जेड एन टू प्लस बाई सी यू टू प्लस। ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। इसको आप लिख सकते हो ई नॉट सेल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो दिस इज ई नॉट कैथोड एंड दिस इज ई नॉट एनोड। तो इसको आप लिख सकते हो ई नॉट सेल। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई, आप इसको लिखिए 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग जेड एन टू प्लस बाई जेड एन, सॉरी सी यू टू प्लस। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ई नॉट सेल, ई सेल, यहाँ पे लिख दिया आपने ई नॉट सेल, फिर ये पूरी वैल्यू यही है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि आप जब इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे सेल रिएक्शन, तो इसका सेल रिएक्शन क्या मिलेगा आपको, जेड एन प्लस सी यू टू प्लस गिव सी यू प्लस जेड एन टू प्लस। दिस इज द सेल रिएक्शन। अब जिंक और कॉपर तो प्योर सॉलिड है, इनकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो आप सीधे सीधे इसी फार्मूले को यूज करके भी लिख सकते हो, सेल के लिए भी और इलेक्ट्रोड के लिए भी, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हैं हम। अगर टेम्परेचर को हम यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम कर लें तो हम इस पूरे वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं। दिस होल वैल्यू बिकम कांस्टेंट, क्योंकि n की वैल्यू तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है ही है, f कांस्टेंट है, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन कंसीडर कर लेते हैं। देन इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाता है आपका
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग Zn2 प्लस बाई CO2 प्लस। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है। अगर 1 मोल मतलब ये बैलेंस तो है ही है। आप देखो 1 मोल जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और 1 मोल कॉपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे तो आप इस केस में n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जनरलाइज्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द नस्ट इक्वेशन फॉर द सेल एंड दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इन सारे कंडीशन को कांस्टेंट करके। जैसे अगर हम इसको कांस्टेंट करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड के लिए तो ये क्या हो जाएगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई Zn2 प्लस। इस इक्वेशन को हम इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई n log 1 by Cu2 plus. This is also simplified form of the Nernst equation for copper electrode. तो आप किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। अब अगर आपको कंसंट्रेशन पता हो तो आप ई नॉट की वैल्यू यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। या आप कहो कि दोनों इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है इन दोनों का कंसंट्रेशन आपको गिवन हो और दोनों इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता हो तो आप फाइंड कर सकते हो सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको n की वैल्यू और नस्ट इक्वेशन लिखने आना चाहिए। किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी सेल के लिए नस्ट इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए। तो ये हम आपको बता रहे हैं, कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पे। जैसे आपको दे दिया गया कोई रिएक्शन और उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग नस्ट इक्वेशन आपको लिखना है, यानी कि उस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखना है और n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अगर ये कर लेते हो आप तो सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। तो देखिए जैसे मान लो हमने दे दिया आपको Cr3 प्लस Mg गिव Mg2 प्लस Cr। एक और इक्वेशन ले लीजिए, ये हो गया Fe2 3 प्लस ले लीजिए प्लस Cr गिव Cr3 प्लस Fe। पहले इस रिएक्शन को देखिए। अगर हमको इस रिएक्शन के लिए यानी कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ये रिडॉक्स रिएक्शन जिस सेल में होगा उस सेल के लिए हमको लिखना है नस्ट इक्वेशन। तो इसका नस्ट इक्वेशन क्या होगा, देखिए नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log concentration of product with the power of stoichiometric coefficient by concentration of reactant with the power of their stoichiometric coefficient। यही नस्ट इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, इन दोनों में तो कुछ देखना ही नहीं है आपको। ये हो गया ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। अब n की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ। तो क्रोमियम प्लस 3 में चेंज होने के लिए क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। और आयरन प्लस 3 आयरन में चेंज होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। गेन और लॉस इक्वल होना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है।
तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, और वही जो इक्वल वैल्यू आएगा वही n की वैल्यू है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। देन log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड में आयन ये तो सॉलिड है, इसका 1 हो जाएगा। आयन ये लिख देंगे आप Cr3 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड में आयन क्या है Fe3 प्लस, तो ये हो गया Fe3 प्लस। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आपको इन दोनों का कंसंट्रेशन अगर गिवन हो और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इलेक्ट्रोड्स एंड दैट ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड गिवन हो, तो आप इस सेल का सेल पोटेंशियल यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। सिमिलरली आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या है Cr3 प्लस से Cr बन रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। Mg से Mg2 प्लस बन रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 लॉस कर रहा है और ये 3 गेन कर रहा है। तो लॉस और गेन इक्वल नहीं है। एटम तो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है हमको, लेकिन इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस इक्वल नहीं है। तो हम पहले गेन और लॉस को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये भी 3। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी दोनों जगह हो गया 6, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस इक्वल हो गया, और यही n की वैल्यू है, यानी कि n इक्वल टू आपने डिटरमाइन किया 6। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, तो क्या हो जाएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई 6 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड में आयन क्या है Mg, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस आयन, इसका पावर इसका कोफिशिएंट होता है तो 3 हो जाएगा, बाई रिएक्टेंट साइड में क्या है क्रोमियम आयन, तो क्रोमियम आयन ये हो गया Cr3 प्लस, इसका कोफिशिएंट है 2 तो इसका पावर हो जाएगा। दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द दिस रिएक्शन और दिस सेल। तो आपको क्या करना है, किसी भी सेल के लिए पहले गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, इससे आपकी n की वैल्यू मिल जाएगी। देन आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करके, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो आयन होगा वही कंसीडर करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो आयन होगा उसे, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 कंसीडर किया जाता है। हाँ, अगर गैसियस है तो मोलर कंसंट्रेशन की जगह उसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। जैसे अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि बैलेंस करके ही करना है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, नहीं तो आप n की वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। और अगर आपने बैलेंस करके इक्वेशन को नहीं लिखा तो मान लो n की वैल्यू डिटरमाइन भी कर लिया तो पावर लिखना भूल जाएंगे। इसलिए इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लेंगे तभी नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को जानते हुए भी गलती कर सकते हो। ओके, अब देखिए अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो गया तो उस केस में गैसेस का कंसंट्रेशन 1 नहीं कंसीडर करते। जैसे मान लीजिए ये है H2 प्लस Cu गिव Cu2 प्लस गिव Cu प्लस 2H प्लस। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी हमने बैलेंस कर दिया इसको, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ गेन और लॉस इक्वल है। n की वैल्यू आपकी हो गई 2। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है आपको, तो E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n की वैल्यू हो गई 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है H प्लस, तो ये हो गया H प्लस पावर 2 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या है कॉपर आयन और H2, ये गैसियस है, तो H2 के लिए लिखेगा हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो देखो अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे हमको क्या करना है, इसका पार्शियल प्रेशर लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और बाकी जो आयनिक फॉर्म में होंगे उनका कंसंट्रेशन लिखना विद देयर पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और अगर कोई प्योर सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाता है, इसलिए ये नेक्स्ट इक्वेशन में इन्वॉल्व भी नहीं होगा। तो आई थिंक अब आप लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। अब आप लोग इसके बेसिस पे नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।